जरा विवेक देशपांडे साहब आपसे एक चीज और पूछूंगा, क्योंकि मैं भी इस बात से थोड़ा अजीब सा रहा कि अबू आदमी साहब इसमें माफी मांग लिए, नंबर एक। नंबर दो, समाजवादी पार्टी की तरफ से इसमें कोई वो नहीं आया। मैं बहुत उम्मीद कर रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई एक समर्थन में कुछ आएगा कि जिससे उनको कुछ स्पेस मिलेगा, वो नहीं आया। वो तो क्योंकि इसमें एक हाल के दिनों में, एक मैं याद दिला दूं कि पूना में जो हमारे सावरकर जी के ग्रैंडसन ने जो एक राहुल गांधी के ऊपर केस किया, तो राहुल गांधी उसमें कह रहे हैं हाँ बुलाओ बुलाओ, सब लाओ सब लाओ। अब वो कह रहे हैं कि इसमें बहस होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें बहस करिए कि सावरकर जी ने क्या थे। अब वो उससे भाग रहे हैं, नहीं 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 नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं भाई, आप ही ने शुरू किया। तो उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि औरंगजेब वाली बात में आप बहस करिए। डॉक्टर बी.एन. पांडे की लिखी हुई किताबें हैं, पट्टाभी सीतारामैया की, ये कोई हमारी और आपकी लिखी हुई किताबें नहीं है। तो ये मुझे भी थोड़ा आश्चर्य है जो के राय साहब का है कि अबू आजमी साहब ने तुरंत इस पर माफी मांग के बैक ट्रैक किए। और दूसरा, समाजवादी पार्टी उनके सपोर्ट में उस तरह से नहीं आई। और एक मेरे कोई किसी अभी कह रहे थे कि वो सेकुलर सलाम, हमारे एक लखनऊ के राजीव ध्यानी जी हैं, वो प्रणाम वाले हुकुम बोलते हैं। उनका शो ही शुरू होता है प्रणाम वाले हुकुम और वो बहुत पॉपुलर है, स्लैपस्टिक है, व्यंग्यात्मक रूप में वो अपनी बातचीत करते हैं। विवेक देशपांडे भाई, अच्छा मैं एक चीज और, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये सारा मामला हिंदू वोट को फिर से कंसोलिडेट करने का है, या ध्यान, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहां से ध्यान हटाने का भी है, क्योंकि वो जो अभी बहुत कुछ महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रहा है, कौन कौन पकड़ा जा रहा है, कोई बलात्कार में, कोई किसी में, तो कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि उससे ध्यान हटाने के लिए भी हो रहा है। जी, आनंद जी, ऐसा है कि जहाँ तक हिंदू और मुसलमान दोनों के देशभक्त होने का सवाल है, न तो हिंदू बहुत देशभक्त है और न मुसलमान देशद्रोही है। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, इसके ऊपर 1 घंटा भी बात हो सकती है। आप सिर्फ खोल कर गूगल कर लीजिए कि इस देश के खिलाफ पाकिस्तान के लिए खुफियागिरी करने वाले जो लोग हैं, उनके नामों की लिस्ट आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर वो पैमाना मान लिया जाए तो हिंदू देशद्रोही ज्यादा हो गया, लेकिन हम ऐसे पैमानों पे थोड़ी बात करते हैं। विवेक भाई, वो भी अपर कास्ट हिंदू, ये भी ध्यान रखिएगा, जो जितने स्पाइनेज में अपर कास्ट हिंदू, ये भी ध्यान रखिए। जी, मैं आपके दर्शकों को अपील करता हूँ, जैसा ये शो चल रहा है उसी समय आप गूगल कीजिए कि पाकिस्तान के लिए जिन्होंने स्पाइंग किया भारत के खिलाफ, उनके नामों की लिस्ट देखिए, उसमें कितने मुसलमान हैं। मुझे तो नहीं दिखा। और सबसे रिसेंट जो उदाहरण है, आरएसएस का एक बहुत बड़ा स्वयंसेवक पूना में, कुरुलकर नाम का, जो डीआरडीओ का वहां का सबसे बड़ा अफसर था, सबसे बड़ा हेड था, उसको पिछले साल पकड़ा गया। तो पाकिस्तानी महिलाओं के साथ बातें कर रहा था, सेंसुअस बातें चल रही थी, और अपने जो डीआरडीओ के कुछ सीक्रेट्स पास ऑन कर रहा था। आरएसएस का स्वयंसेवक, उसके फोटो छपे हैं, हाफ पैंट पहन के सावरकर के ऊपर भाषण दे रहा है, उसके फोटो छपे हैं, उसका रिकॉर्ड है। अब आप बात कर रहे हैं औरंगजेब की, और आपका आज का इतना बड़ा स्वयंसेवक, मामूली स्वयंसेवक नहीं है, डीआरडीओ का पुणे का इंचार्ज था वो कुरुलकर, वो पाकिस्तान के लिए स्पाइंग कर रहा है, महिलाओं के लिए। ये आपकी संस्कृति है, ये सिखाया जाता है संघ में। ये इस तरह के स्वयंसेवक आप पैदा करते हैं, और आप औरंगजेब की बात करते हैं। जहां तक औरंगजेब का सवाल है, औरंगजेब तो एक राजनेता था, वो कोई धर्म के लिए कर रहा था। अगर इस तरह की बातें, वो ठीक है, ये लोग कर सकते हैं। ये लोग तो शिवाजी को भी गो ब्राह्मण प्रतिपालक बताते हैं, यानी वो गाय और ब्राह्मण, उनके रक्षा के लिए उसने स्वराज चलाया। ये ब्राह्मण, मतलब ये जो ब्राह्मणवादी विचार है, ब्राह्मणवादी, संकीर्ण ब्राह्मणवादी विचार है, उसको ब्राह्मणों तक सीमित करना चाहते शिवाजी को। ये शिवाजी के असली अपमान कारक। शिवाजी का असली अपमान ये करते हैं कि शिवाजी गाय और ब्राह्मण का रक्षण करने के लिए शिवाजी का मिशन था लाइफ में। शिवाजी जितना ब्रॉड माइंडेड, उतना उदारमतवादी दूसरा कोई राजा हिंदुस्तान में नहीं हुआ। मतलब जो मुसलमानों को भी उसी नजरिए से देखता था जिस नजरिए से वो हिंदुओं को देखता था। वो परफेक्टली सेक्युलर हिंदू राजा था, वो हिंदू राजा था, लेकिन वो हिंदुत्ववादी राजा नहीं था। उसको हिंदुत्ववादी ये बनाते हैं। और महाराष्ट्र में कुछ इतिहासकार ऐसे हुए, ब्राह्मणवादी इतिहासकार, जो उसको
उस ब्राह्मणवाद में ढालना चाहते हैं, उस हिंदुत्ववादी मोल्ड में शिवाजी को डालना चाहते हैं, और उसको एक हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज की स्थापना की, इस तरह से उसको पेश करना चाहते हैं, जबकि वो पूरी तरह से सेक्युलर और बहुत ही ब्रॉड माइंडेड इस तरह तरीके का एक छत्रपति थे। तो उसको संकीर्ण बनाने का पाप इन लोगों ने किया है, और ये कहते हैं कि कोई दूसरा शिवाजी का अपमान कर रहा है। अगर शिवाजी के अपमान का इतना ही आपको पड़ी है, अबू आजमी ने अगर औरंगजेब का कुछ उसके बारे में कुछ पॉजिटिव कहा है, वो कोई कारण नहीं बनता उनको असेंबली से निकालने का। औरंगजेब के बहुत सारे पॉजिटिव बातें औरंगजेब के बारे में है, बताई जा सकती है उसके बारे में। उसके सारे सरदार तो आपके हिंदू थे, फिर पापी ज्यादा कौन हुआ? औरंगजेब हुआ कि आपके हिंदू लोग हुए? दोष किसको देंगे आप? अगर आपके लिए औरंगजेब ने जो किया वो गलत किया था, तो फिर उसको उसमें साथ देने वाले कौन थे? औरंगजेब तो मुस्लिम था, चलो ठीक है। वो आप दीवार फिल्म में जो डायलॉग है कि वो लोग तुम्हारे कौन थे, लेकिन तुम तो मेरे अपने बेटे थे, तुमने मेरे माथे पे कैसे लिख दिया कि मेरा बेटा चोर है? वो जो डायलॉग है, वो डायलॉग इन पर लागू होता है। वो जाने दो, औरंगजेब तो मुस्लिम था, लेकिन वो जयसिंह कौन था, बाकी सारे तोडरमल कौन था, फिर ये सारे जो लोग थे वो कौन थे? वो हिंदू थे ना। फिर वो उन्होंने औरंगजेब का साथ कैसे दिया? और जब शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई थी, उस समय अफजल खान का वकील तो एक ब्राह्मण था, मराठी, और शिवाजी का जो वकील था वो मुस्लिम था। ये कहानियां है, मतलब कोई अपने शिवाजी के कई सरदार मुसलमान थे, दौलत खान से लेके सारे नाम गिनाए जाते हैं। बार बार ये बताया जाता है कि औरंगजेब के और मुगलों के सरदार हिंदू थे, शिवाजी के कई सरदार मुसलमान थे। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो मुसलमान सरदार जो है वो शिवाजी के साथ काम करते, या फिर हिंदू जो है वो औरंगजेब के साथ काम करते। इतनी नासमझ, ये बदमाश है, ये बदमाश लोग हैं। ये इतिहास को जानबूझ के इस तरह से पेश करना चाहते, क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, इनको हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना है, यही तो धंधा किया इन्होंने। मैं तो पहले से कहता हूँ ये ब्राह्मणिकल प्रोजेक्ट है, ब्राह्मणों को फिर से एक बार सिरमौर बनाने का प्रोजेक्ट है। क्योंकि जिस समय आरएसएस की स्थापना हुई, उस समय उनको ये दिखा कि जो सामाजिक मूवमेंट है, एंटी ब्राह्मीण मूवमेंट है, वो जोर पकड़ रही है। अम्बेडकर, फुले, शाहू जोर पकड़ रही है, इसलिए इनको सारे हिंदुओं को इकट्ठा लाने के लिए एक शत्रु बनाना जरूरी था। तो ये शत्रु मुसलमान के रूप में इन्होंने खड़ा किया, और इनके खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हो गई थी, उसको ब्लंट करने के लिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। इनका मुस्लिम को टारगेट करना ये उनका अंतिम लक्ष्य नहीं है, उनका अंतिम लक्ष्य है ब्राह्मणवाद को बचाना। ये इनका प्रोजेक्ट है। ये इन लोगों को इस तरह से समझने की जरूरत है, इस तरह को इनको बताने की जरूरत है। इतिहास का ये पुनर्लिखन की बात करते हैं, ये तो हमारे इतिहासकारों की जो भी बड़े बड़े नाम है जिन्होंने बहुत अच्छा इतिहास हमको पढ़ाया है, लेकिन इन्होंने एक गलती की। इन्होंने इनकी लिबरल थिंकिंग की वजह से आरएसएस और हिंदू महासभा के बारे में उस तरह से चैप्टर्स हमारे इतिहास की किताबों में नहीं लिखे जो लिखने जरूरी थे। इनके पाप गिनाने की जरूरत थी। पिछले 60-70 साल में हमारे इतिहास की किताबों में आरएसएस ने क्या किया और आरएसएस ने क्या नहीं किया, आरएसएस किस तरह से ब्रिटिशों की मदद करता था, आरएसएस के बारे में ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या लिख के रखा है कि ये हमारे दुश्मन नहीं है, इनसे हमको कोई डर की जरूरत नहीं, इनके ऊपर बैन की जरूरत नहीं है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। हिंदू महासभा ने हिंदू मुस्लिम किया, हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। ये सारी बातें इतिहास में हमने लिखी नहीं है, हमने पढ़ाई नहीं। 70 साल हमारे बच्चों को हमने इनको जीने दिया, ये जीने मतलब ये इनको रहने दिया, इनकी आइडियोलॉजी को रहने दिया, क्योंकि आइडियोलॉजी को रहने का अधिकार है, लेकिन फैलने दिया और इन पर निर्बंध नहीं लगाया। ये पिछले 70 साल में जो पाप हुआ है हमसे, हमारे जो इतिहासकार है उनसे, उसका जो नतीजा है वो आज हम भुगत रहे हैं। तो अब शिवाजी के अपमान का, जहां तक औरंगजेब की तारीफ यानी शिवाजी का अपमान, ऐसा ये सरलीकरण इसका। अब शिवाजी के अपमान के बारे में आपको बताता हूँ। इस एक प्रकरण महाराष्ट्र में उसकी काफी तूल पकड़ा है, जिसकी चर्चा शायद महाराष्ट्र से बाहर नहीं हुई है। नागपुर के एक पत्रकार है प्रशांत कोरटकर, उनका नाम है। उन्होंने बीच में वहां पर एक इंद्रजीत क्या नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, इतिहासकार है सावंत, इंद्रजीत सावंत, जो बहुत सारे टीवी चैनल्स पर आते हैं और इतिहास को एक पर्सपेक्टिव में रखते हैं और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात करते हैं।
कि इतिहास को, मराठाओं के इतिहास को ब्राह्मणवाद के नजरिए से देखना कैसा गलत है, ये वो हमेशा समझाते हैं। और संभाजी को औरंगजेब के हाथ में किसी गणेश शिर्के, जो संभाजी के साले थे, उन्होंने नहीं दिया। उनका दावा है, इंद्रजीत सावंत जी का दावा है कि उनको एक फ्रेंच ऑफिसर ने जो नोट्स लिखे हैं उसके हवाले से वो कहते हैं कि शिवाजी को, संभाजी को औरंगजेब के हाथों जिन्होंने दिया वो ब्राह्मण थे, क्योंकि उन ब्राह्मणों का एक गुस्सा था संभाजी पर कि उन्होंने, संभाजी ने उनके रिश्तेदारों को और शिवाजी ने भी उनके रिश्तेदारों को सजाएं दी थी। तो ये जो गुस्सा था उसके चलते उस ब्राह्मण ने, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने संभाजी कहाँ है, छुपा है, इसकी जानकारी औरंगजेब को दी और तब जाकर संभाजी को पकड़ा गया। गणेश सिरके उसमें जिम्मेदार नहीं था क्योंकि वो संभाजी का सगा साला था। तो ये जो बात है ये इतिहासकार बताते थे, ये जो इंद्रजीत सावंत, इसके खिलाफ इस प्रशांत कोरटकर ने तथाकथित रूप से उनको फोन किया, उसके ऑडियोज बहुत वायरल हुए जिसमें वो कहता है तुम्हारा शिवाजी क्या था, अगर ब्राह्मण नहीं होते तो शिवाजी कहीं के नहीं रहते, इस तरह की बात की। और इनको गाली गलौज की, जो गालियां यहाँ पर बताई नहीं जा सकती, उसके ऑडियो सब जगह वायरल हुए। वो प्रशांत कोरटकर जो है वो आज एब्सकॉन्डिंग है, वो कहीं नहीं है, उसको कोल्हापुर कोर्ट ने इंटरिम जामीन भी दे दी। और उसके खिलाफ ये एकनाथ शिंदे, सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस, इनके बहुत करीबी माना जाता है, इनके साथ में वो उठता बैठता है, ऐसा उसके बारे में सबको पता है। रोल्स रॉयस कार में उसके फोटो है, मर्सिडीज में घूमता है। तो ये सारी जो प्रशांत कोरटकर का जो बैकग्राउंड है उसके खिलाफ इन्होंने एक स्टेटमेंट इशू नहीं किया है अभी तक। जिसने शिवाजी का अपमान किया वो केवल आपका नजदीकी है कोई, इसलिए उसके खिलाफ आप। और अबू आजमी कौन है? अबू आजमी ने क्या कहा ऐसा औरंगजेब के बारे में? उनका अधिकार है, एक व्यक्तिगत मत हो सकता है किसी का, कई लोगों का हो सकता है। तो आप जब अबू आजमी के खिलाफ इतना वायलेंट हो जाते हो, इतना अटैकिंग हो जाते हो, तो प्रशांत कोरटकर कहाँ है? उसको कहाँ छुपाया है? वो कहाँ छुप रहा है? उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही है पूरे महाराष्ट्र में। दूसरी बात है, बीड़ में जो मसाजोग का जो ये था सरपंच, सुभाष देशमुख, सुभाष ही नाम है शायद, मैं बोल रहा हूँ, उसका जिस तरीके से मर्डर किया गया दिसंबर महीने में, जिसके फोटोज जो चार्जशीट प्रस्तुत हुई, जिसके चलते धनंजय मुंडे मिनिस्टर जो थे उनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि धनंजय मुंडे का एक करीबी कराड़ नाम का जो है, वाल्मीकि कराड़, जिसके खिलाफ कई ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है और जिसको लगभग अपने भाई की तरह मानते हैं ये धनंजय मुंडे, ये जो वाल्मीकि कराड़ है उसका नाम वो चार्जशीट में है। उसके लोगों ने जिस तरह से उस देशमुख का मर्डर किया है, आप वो पढ़ नहीं सकते, आप वो फोटोज देख नहीं सकते, इतना ब्रूटल है। आप छावा में तो संभाजी का औरंगजेब ने किस तरह से मर्डर किया आप बताते हैं, वो उसका बहुत ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ग्राफिक पिक्चराइजेशन करते हैं। चलो ठीक है, औरंगजेब तो मुस्लिम था, उसने एक हिंदू को मारा, लेकिन यहाँ पर देशमुख का मर्डर जिस तरीके से हुआ, वो तो मारने वाले हिंदू थे, उनको इतने दिन आपने कैसे छुपा के रखा? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और ये धनंजय मुंडे अभी तक कैसे बैठा रहा तुम्हारे? उसको क्यों नहीं बताया आपने तुरंत आप रिजाइन करें? वो तो फोटोग्राफ जब सामने आए तब जाके उसको जबरन करना पड़ा रिजाइन, तब तक ये अजीत पवार जैसे लोग उनको डिफेंड कर रहे थे। तो ये सब, आप अगर इतने शिवाजी के भक्त है तो ये सारी जो बातें महाराष्ट्र में चल रही है वो कैसे चल रही है, वो कैसे चलने दे रहे हैं आप? तो इनका कोई वजूद नहीं है, ढोंगी लोग हैं, जैसा इससे पहले कहा गया, ये ढोंगी लोग हैं, इनकी किसी भी बात में कोई दम नहीं। और ये इसीलिए महाराष्ट्र में अभी जो कुछ भी राजनीति पिछले 5-6 साल से चल रही है, हिंदुत्व को लादने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का जन्म हुआ, महाराष्ट्रियन ग्रामीण लोगों ने वो शुरुआत की इसलिए कि उनको ब्राह्मणवाद को बचाना था, जिसे मैंने पहले कहा। लेकिन महाराष्ट्र में फुले शाहू आम्बेडकर, महाराष्ट्र में महात्मा गांधी की जिंदगी पूरी महाराष्ट्र में गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस की मूवमेंट बहुत स्ट्रांग थी। महाराष्ट्र ने कम्युनिस्ट लीडर बहुत बड़े इस देश को दिए। महाराष्ट्र ने समाजवादी नेता इस देश को बहुत दिए। तो ऐसी एक बहुत उज्जवल परंपरा जिस राज्य में रही, उसमें इनको पैठ नहीं मिली
और इनको पता था इनको पैठ नहीं मिलेगी, इनको पैठ मिलेगी नॉर्थ इंडिया में, इनको पता था। इसीलिए हिंदी इन्होंने अपनी भाषा बनाई और वहां पहले अपनी पैठ बनाई, और यहाँ पर अभी वो जिस तरीके से अभी एस्टेब्लिश हुए हैं वो बहुत खतरनाक महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन के लिए एक बात है। लेकिन जो रेजिलियंस महाराष्ट्रियंस का है, क्योंकि फुले शाहू अम्बेडकर की पॉलिसी जो ये है धरोहर है, वो आज भी कायम है। मुझे लगता है वो इनका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। लेकिन ये लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ती है ये देखना होगा। फिलहाल तो एक बहुत बड़ा संकट, सामाजिक संकट जैसा देश में है वैसा महाराष्ट्र में भी इन्होंने प्रस्तुत किया है।